जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। मैं अनिल जाता हूं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, वोकैबुलरी की एक बूस्टर डोज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। CHSL एग्जाम आप लोगों के चल रहे हैं। 24 तारीख को जो भी एग्जाम हुआ, किसी कारणवश मैं आपको शाम को जो है पूरा एनालिसिस या कोई भी मतलब ऐसी अपडेट नहीं दे पाया, किसी कारणवश मैं बिजी था, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल दूं। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए सुबह ही सुबह लेकर के आया हूं, तो इसको बढ़िया तरीके से देख कर के, अगर किसी का भी आज एग्जाम है 25 को या फिर एक दो दिन बाद अगली जो है डेट को कोई एग्जाम है, तो ये बूस्टर डोज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कल का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कल का पेपर कैसे आया, हमारी क्लासेस से वोकैबुलरी आई या नहीं आई, पूरा पेपर कैसा आया है, बिल्कुल पूरा का पूरा पैटर्न आप लोगों को बता देता हूं। चिंता करने की बात नहीं है। अगर कभी जो है मैं थोड़ा सा एब्सेंट हो जाता हूं तो उसके लिए सॉरी भाई, ठीक है। और ऐसे मतलब एक ज़रूरी मौके पर मैं आप लोगों के साथ नहीं था, तो कोई बात नहीं, अभी हूँ, एक दिन की बात है। कल शाम को नहीं, आज सुबह ही सही, मैं पूरा पैटर्न आपके सामने डिस्कस करूंगा। और आज शाम 7 बजे फिर से आ रहा हूं एक और मॉडल पेपर लेकर के, पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर, जो कि आपका 24 तारीख और आज की डेट का पूरा निचोड़ आप लोगों को शाम को 7 बजे दे दूंगा। अभी फिलहाल वोकैबुलरी पर बात करते हैं, एक ऐसी डोज जो आने वाले टाइम में आप लोगों के स्कोर को बूस्ट कर सकती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की और कल के एग्जाम में पूछी गई वोकैबुलरी की, कि कल का जो पेपर है वो किस तरह का पूछा जा रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, कितने जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर याद नहीं होता, इतने महारथी और इतना प्रतिभाशाली बच्चे अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा पेपर याद करके आ जाए वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके पास 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। इंग्लिश सबसे बोरिंग सेक्शन होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 2-3 स्टूडेंट ने जो अपना जो चीज़ें शेयर करी हैं, अब ये झूठ है या सही है, लेकिन पैटर्न कहीं ना तक जो भी है वो हमने जितना भी हमने प्रैक्टिस सेट लगाए, मॉक लगाए हैं, उनके हिसाब से पूरा पैटर्न यही जो है मैच कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा। कि सर 6 क्वेश्चन तो हमारे वोकैबुलरी से, ओवरऑल वोकैबुलरी से पूछे जा रहे हैं, जिनमें आप लोगों के 2 सिनोनियम हैं, ठीक है भाई। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा पैटर्न डिस्कस करा रहा हूं, बता रहा हूं कि किस तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में अभी फिलहाल पूछा जा रहा है 24 तारीख को, ठीक है। 25 का भी लगभग सेम होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम ही रहने वाले हैं। देखो, वॉइस के क्वेश्चन आपके 3 पूछे जा रहे हैं, मतलब जिस स्टूडेंट के एग्जाम में पूछे गए उसने मुझे बताया, बाकी का थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी के 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें 2 सिनोनिम के हैं, 2 एंटोनिम के हैं, 2 आपके स्पेलिंग टेस्ट, एक करेक्टली और एक रॉन्गली, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल इंग्लिश से उसने क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद वॉइस के 3 क्वेश्चन पूछे गए, किसी में 2 भी पूछे जा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछ ले, ये वो थोड़ा सा बेचारा बदनसीब है, या हो सकता है उसका वो वाला पार्ट अच्छा हो तो वो खुश नसीब भी हो सकता है। उसके बाद एक क्लोज टेस्ट बहुत ही छोटे लेवल का पूछा गया, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं पूछा जा रहा है। जिसने मेरी सारी की सारी क्लासेस देखी हैं यूट्यूब वाली, रैंडमली भी देख लिया ना, तो भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है या पहली बार उसने जो है एग्जाम दिया है और पहली बार उसने तैयारी शुरू करी है 1-2 महीने पहले, उसको चिंता करने की जरूरत है और उसको ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत भी किसी ने अच्छे से पढ़ा है सीरियसली, तो उसको अपने से उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा पेपर आया, मतलब बढ़िया, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया पेपर आया है। एरर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे करके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने 3 क्वेश्चन पूछे गए। पैसेज बहुत छोटा पूछा गया, बहुत छोटा सा, मतलब ये कहो तो 4-5 लाइन का पैसेज है, छोटा सा, एक XY ग्रुप में जैसा पूछा जाता है ना, वैसा पैसेज पूछा गया, जिससे 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अनसीन पैसेज पूछा गया, ठीक है। क्लोज टेस्ट और दोनों ही स्टोरी बेस्ड, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए। बाकी PQRS के 2 क्वेश्चन है, जिसमें 3-3 सेंटेंसेस थे। PQR एस था ही नहीं, मतलब 3 सेंटेंस, बहुत छोटा, ठीक है, जितना उसने बताया है। XYZ वाला, वो वाला, एक इडियम और एक 1 वर्ड, ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है। तो बहुत ज्यादा और टफ लेवल नहीं है। 1-2 वर्ड भी याद थे जो उन्होंने शेयर किए हैं। बताओ, अबंडेंट बर्ड मैंने आपको नहीं कराया, कितनी बार कराया है, ये कहो कितनी बार कराया है, ये मत कहो कि सर आपने कराया नहीं कराया। मैं हर 10 दिन बाद, हर 5 दिन बाद, हर 2 दिन बाद आपको वर्ड्स की याद दिलाता रहता हूं। आज फिर से याद दिलाऊंगा। आज की जो वोकैबुलरी अभी होने वाली है, देखो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो लेकर के आया हूं आपके लिए। लेकिन ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा, और ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो मैं आपको 10वीं बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूं। तो उसका रीजन क्या है समझ लो। देखो भाई, यहां पर अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। क्या मतलब होता है? प्रचुर, मतलब किसी चीज की अधिक संख्या,
ठीक है। एनफ बोल सकते हैं, मोर देन ड्यू बोल सकते हैं, सफिशिएंट बोल सकते हैं। ये आपका एक इडियम है जिसका मतलब होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ इन द सेम बोट। अगर आप एक ही बोट पर सैर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेम सिचुएशन में हैं। तो एक सेम सिचुएशन में होना, एक समान स्थिति में। आज कल एक स्टूडेंट ने ही मेरे से डाउट पूछा था, क्योंकि उसका गलत आंसर लगा दिया था मैंने, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन गलत लगा दिया था, तो ए की जगह बी, बी की जगह ऐसा ए कुछ हो गया था, तो उन्होंने डाउट क्लियर किया था। तो ये डाउट मैंने उसका क्लियर कर दिया था कि इन द बोट, इन द सेम बोट का मतलब होता है इन द सेम सिचुएशन, ठीक है। बाकी एबोर का मतलब होता है टू हेट समवन, किसी से या किसी चीज से या किसी व्यक्ति से नफरत करना। और जेनिथ का मतलब जानते हो, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कराया नहीं तो छोड़ो, जो कम से कम 2 4 6 बार नहीं कराया हो, ऐसी कोई वोकैबुलरी की वर्ड है ही नहीं है, ठीक है। एबोर सबसे फेवरेट वर्ड। जेनिथ का मतलब होता है एक में, अगर आपको नहीं पता है तो पीक लिख लेना, पीक अगर आपको पता होगा, किसी भी चीज का एकदम उच्चतम जो लेवल होता है उसको हम लोग जेनिथ या फिर पीक कहते हैं, ठीक है, पीक लेवल। रिनाउंस का मतलब होता है एब्डिकेट। ये दोनों तीनों वर्ड आप लोग कान खोल करके सुन लो भाई, सभी लोग कान खोल कर सुन लो। ये दोनों तीनों वर्ड अभी के हुई फटाफट से नोटबुक निकालो और नोट डाउन कर लो, ये सारे के सारे वर्ड, ठीक है। इनको ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये आज ही के एग्जाम में आए, ये कल आए या परसों आए, लेकिन ये आपके मतलब की चीज़ है। अगर आप एसएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ये वर्ड्स आप लोगों के नोटबुक में होने चाहिए। ये वो टिकट है जिसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये इस तरह की डोज है जो आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। ये एंटीबायोटिक है, ये हर जगह काम करती हैं, तो इनको फटाफट से नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब हम लोग आज की डोज के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह के वर्ड्स मैं आप लोगों को ऑफिशियली कराने वाला हूं जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। इस पैटर्न के बेस पर जिस तरह का भाव व्यक्त किए हैं बच्चों ने, वो कह रहे हैं सर बहुत इजी पेपर आया था, मैंने तो इंग्लिश का पेपर 10 मिनट में ही कर दिया था। मैंने कहा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, थोड़ा टाइम और ले लेता, इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसको अच्छे से आता है तो हम तो विश करेंगे कि भाई उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा सर 10 मिनट में, लेकिन फिर भी यार इतना भी जल्दी आपको नहीं करना है ना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में हमारे क्वेश्चन जब गलत होने लगते हैं तो भी हमारा पेपर जो है जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर किसी भी मेरे भाई बंधु को इंग्लिश का या मैथ्स का कंप्लीट बैच परचेज करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहां पर आपको मैथ्स का भी बैच मिल जाएगा और इंग्लिश का भी बैच मिल जाएगा मात्र 600 रुपये में, ठीक है। टिल सिलेक्शन आप लोगों की वैलिडिटी होती है, ठीक है। कॉम्बो की फैसिलिटी भी है, कॉम्बो वहाँ पर 1500 रुपये का भी है, 1100 रुपये का भी है। तीनों का आप लोगे तो 1500 रुपये, वो वहाँ पर जाकर के आप लोग चेक कर लोगे। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करो आराम से, इंक्वायरी लेनी है तो इंक्वायरी अगर कोई बात करनी है। अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे सीधे अपने मुद्दे की, यानी कि आज की क्लास में आप लोगों के लिए कितनी खास वोकैबुलरी हो सकती है। मैं थोड़ा सा क्विकली मतलब फटाफट आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आज की क्लास में, आज के इस छोटे से वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप तक पहुंचे डिस्कशन के साथ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन में जा रहे होंगे, बस में जा रहे होंगे, आराम से बैठते हुए पढ़ते जा रहे होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा फटाफट इसको क्या कर दूंगा, डिस्कस करा दूंगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अकॉर्ड शब्द की। देखो भाई, एक अकॉर्ड शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको वर्ब की तरह यूज किया जाता है, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ली, और इसका मतलब होता है किसी से सहमत होना, ठीक है। हालांकि इसको वर्ब की तरह यूज करोगे तो सहमत होना मतलब आप अगर किसी से अग्री कर रहे हैं तो आप उसको अकॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसने नाउन की तरह मीनिंग लिख रखा है फॉर्मल एग्रीमेंट, लेकिन अगर यहाँ पर अकॉर्डेंस लिखोगे तो फॉर्मल एग्रीमेंट होगा। लेकिन टू एग्री समवन इज कॉल्ड अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब है कि आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, आई एग्री टू योर ओपिनियन, ठीक है। तो यहां पर आप बोलेंगे आई अकॉर्ड टू हिम, मैं उसकी बात से सहमत हूं या उससे सहमत हूं, तो अकॉर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने अकॉर्ड का मीनिंग लिखा क्या भाई, सहमत होना। इसके आगे लिख लेना किसी से सहमत होना, किसी की बात से सहमत होना। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे अग्री हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है, और कोइंसाइड हो गया। कोइंसाइड का मतलब भी होता है कि जैसा कोई व्यक्ति कह रहा है आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, उसको बोलते हैं। और कंसिस्ट का मतलब भी होता है सेम, किसी की बात से सहमत होना। अलाइन का मतलब भी किसी के साथ सहयोग करना, किसी के साथ भैयागिरी दिखाना, वो होता है अलाइन, मतलब एक तरीके से संधि करना, ठीक है भाई। डिस्प्यूट का मतलब होता है बिखर जाना, लड़ाई कर लेना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब बिखराव। नलिफाई का मतलब समाप्त करना, खत्म करना। और कन्फ्लिक्ट का मतलब क्लेश, क्लेश जानते हो, क्लेश हो जाना। तो किसी भी चीज में बिखराव आ जाता है। मैं क्विकली आप लोगों को एक तरीके से रिवीजन सा करा रहा हूं जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा वर्ड्स मिल जाएं, और मैं बहुत ज्यादा डीपली मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस टाइम पर आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की। आपके पास कंटेंट पहुंचना चाहिए, समझने समझाने का काम थोड़ा बहुत आप लोगों को आज करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस की तरह बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे। वी आर डिलीवरिंग सम
इंपॉर्टेंट कंटेंट, समथिंग ऐसा कुछ भेज दूं कि जिससे आप रास्ते में भी अगर पढ़ते जा रहे हो, अगर आप सेंटर के गेट पर भी खड़े होकर के वीडियो देख रहे हो, तो भी आप लोगों को 1-2 नंबर का फायदा हो सके, ठीक है, इत्तेफाक से। तो यहां पर आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, एवरेज एक शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब क्या होता है बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको वर्ब की तरह यूज किया जाता है, आपको स्पीड अप करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना। जैसे हम लोग इस क्लास को बहुत ज्यादा लंबा खींच देंगे तो ये हो जाएगा एक्सटेंड करना, लेकिन मैं इसको कम टाइम में खत्म करा दूंगा। इसको बोलते हैं भाई टू मेक समथिंग शॉर्टर, किसी भी चीज को शॉर्टर करना मतलब छोटा बनाना, ठीक है, और उसमें से एक्स्ट्रा चीजों को हटा देना। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एब्रीविएशन की। एब्रीविएशन का मतलब जानते हो, हालांकि ये नाउन होता है लेकिन इस वर्ड को हमने वर्ब की तरह यूज किया है। एवरेज को मैंने ट्रिक से भी याद कराया था, आप लोगों को याद हो तो, कि इस ब्रिज से हमारा रास्ता छोटा हो गया है। तो किसी भी चीज को छोटा करना, संक्षिप्त करना, कम करना। करटेल मतलब काट छांट कर छोटा कर देना। इलाइड का मतलब भी छोटा करना होता है, शॉर्टन का मतलब भी छोटा करना होता है, और एक होता है ट्रुनकेट। ट्रुनकेट का मतलब भी होता है किसी भी चीज को कम करना या छोटा करना, संक्षिप्त करना। आगे चलते हैं, एलोंगेट। एलोंगेट का मतलब होता है किसी चीज को लॉन्ग, खींच तान कर बड़ा करना, एक्सटेंड करना, एक्सपेंड करना। देखो एक्सटेंड हो गया, लेंथन हो गया, किसी की लंबाई बढ़ाना, किसी को छोटा करना, किसी को विस्तार करना, मतलब किसी चीज का। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत बड़ा कर देना, ठीक है। ऐसे ही प्रोट्रैक्ट का मतलब भी होता है किसी चीज को फैलाना, उसका फैलाव बढ़ा देना। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं ये इसके अपोजिट मीनिंग्स हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं, और हद से ज्यादा कंटेंट दे रहा हूं। एक वर्ड के 5 से 6 सिनोनिम हैं, 5 से 6 एंटोनिम आपको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड फिट हो सकता है। कब कौन सी जगह कौन सा वर्ड फिट हो जाए कुछ पता नहीं है। मैं आपको स्पीड अप करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना चाहता। आगे चलते हैं, मेलनकली बहुत प्यारा शब्द है, आप इसको जरूर 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 नोटिस करके जाएं। देखो भाई, ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया था, मेलनकली एक शब्द होता है जिसको हम नाउन या एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी बातों को। मेलनकली एक ऐसा शब्द हो सकता है जो नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज हो जाएगा, जिसका मतलब होता है या तो उदास अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, उदासी अगर नाउन की तरह यूज करोगे। सैडनेस भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एक लंबा पीरियड, मतलब एक लंबे समय तक जब कोई व्यक्ति उदास रहता है, परेशान सा रहता है, तो हम बोलते हैं यार ये व्यक्ति मेलनकली, एकदम डल है। कैसा है? डल है। हम इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं यार। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है डिप्रेसिंग। मैंने कहा इस व्यक्ति को, मतलब इस व्यक्ति का पेपर जो है खराब हो गया है। अब भाई पेपर अगर खराब हो गया है, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा इतना तो बुद्धि रखा करो कि भाई अगली बार अगर कभी चांस मिला तो अगली बार फोड़ देंगे। पूरे जीवन में तुम्हें एक चांस नहीं मिला है जीवन में सफल होने का, कि अगर CHSL में पेपर खराब हो गया तो अगली बार अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा थोड़ा ना है भाई, है ना। उदास होने वाली बात नहीं है, जीत की तैयारी करा करो हमेशा। जीतने के मौके 1000 होते हैं, ठीक है। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आज आपका पेपर खराब हो गया तो आप उदास हो, नहीं। डिसमल का मतलब भी होता है, ड्रेरी होता है मतलब आलस से भरा हुआ। यार इस व्यक्ति से कुछ नहीं हो रहा, ये आलस में पड़ा हुआ है, कहने का मतलब वो व्यक्ति ड्रेरी है, ठीक है। मॉर्नफुल, जब किसी को शोक हो जाता है, किसी शोक में डूबा होता है, अरे वो छोड़ के चली गई, शिट आज मेरा पेपर खराब उसी की वजह से हो गया, अगर वो नहीं जाती तो मेरा पेपर आज सही हो जाता। अरे वो चली गई तभी तो आप पेपर को सही करो यार। उसको वापस लाना है कि नहीं लाना है? वापस लाने के लिए पेपर सही करना पड़ेगा। अब नहीं हुआ तो अगली बार कर लो भाई, लेकिन वो तभी आएगी जब आपका पेपर सही होगा, वरना तो वो क्या, और भी 2-4-6 लोग होंगे आसपास, वो भी चले जाएंगे। समझ रहे हो? तो मॉर्नफुल हो गया, पैथेटिक हो गया। उसके बाद हम लोग अगर बात करें एंटोनिम्स की, जैसे ग्लैड हो गया, हैप्पी हो गया, ब्लाइटफुल हो गया, सॉरी डिलाइटफुल हो गया, इंस्पायरिंग हो गया। जैसे मान लो एक बच्चा पेपर देकर के आ रहा है, ये किसी व्यक्ति से आप इंस्पायर हो रहे हो तो बोलते हैं यार ये बंदा इंस्पायरिंग है, यार ये खुश है, इसका अच्छा पेपर हुआ। थ्रिलिंग, एकदम चिल, जिसका पेपर बढ़िया होता है, सर मैं 10 मिनट में पेपर करके आया हूं, ये चिल है बंदा यार, थ्रिलिंग, ठीक है। आगे बढ़ो। डोसाइल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एकदम विनम्र सा दिखाई देगा, एकदम सीधा साधा व्यक्ति। अरे यार ये व्यक्ति बहुत शानदार है, उसको डोसाइल बोलते हैं। भाई साहब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भावनाओं में बह जाता हूं। अगर मैं किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाता हूं बिहेवियरली, प्रैक्टिकली, तो फिर उसको थोड़ा लंबा खींच देता हूं, और ये समय ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बातों को लंबा खींचूं, ठीक है। क्वाइट एंड ईजी टू इन्फ्लुएंस। डोसाइल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति एकदम शांत स्वभाव का है, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है, उसको कुछ भी बोल दो ओके ओके
थैंक यू, शुक्रिया। ऐसे बिहेवियर वाला व्यक्ति, मतलब आप बोल सकते हैं एमिनेबल, आप एमिएबल भी बोल सकते हैं, एमिकेबल भी बोल सकते हैं, एमिनेबल भी बोल सकते हैं। तीनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। इनके बीच का डिफरेंस जानने के लिए हम लोग किसी दिन फुर्सत में इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। एक चाय मंगाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे। कॉम्प्लिएंट का मतलब भी सेम यही होता है। ओबीडियंट का मतलब आप उससे बोल दो बेटा ये दोना उठा दो, बेटा ये झूठी थाली उठा दो, वो काम भी कर देगा, क्योंकि बहुत विनम्र है, काइंड व्यक्ति है, एकदम कैसा है, अट्रैक्टेबल है, मतलब कॉम्प्लिएंट है। कैसा है भाई, कॉम्प्लिएंट है, एकदम विनम्र है, सीधा है, काइंड बिहेवियर्ड, मतलब उसका एकदम नेचर ऐसा एकदम शांत स्वभाव वाला बढ़िया आदमी है, उससे किसी को कोई शिकायत हो ही नहीं सकती, दैट इज कॉल्ड डोसाइल। उसके बाद आते हैं आप जैसे व्यक्ति, कंट्ररी। अगर किसी ने बोल दिया बेटा कुर्सी इधर लेके आओ, क्या बोले, कुर्सी, नहीं नहीं नहीं, क्या बोले, दोबारा बोलो, उसी टोन में बोलो भाई, उसी बात पर उसी मुद्दे पर लड़ जाओगे आप। ऐसे लोग हो डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब लड़ाकू टाइप के, ऐसे लोग जो किसी की बात सुनते नहीं है। विलफुल, हटी, ऐसे लोग होते हैं ना, बल्कि हो गया। इनकॉम्प्लिएंट, अब इनको फिल्टर करने का काम अभी फिलहाल आपका है। बस आप अगर कॉन्सेंट्रेट होके आप ये आधा घंटे का वीडियो देख लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा, और ये फायदा मुझे तब पता चलेगा जब आप पेपर दे करके वापस आओगे, तब आपका शाम को आकर के देखो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये, ठीक है, और ये मेरे ही पास रहता है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर या इस नंबर पर आप अपनी चीज़ों को ज़रूर शेयर किया करो। कुछ भी अच्छा हुआ करे ना तो उसको ज़रूर शेयर किया करो, अच्छा बुरा जैसा भी शेयर किया करो। अगर आप आज पेपर देने जा रहे हो और अगर आपको इनमें से कुछ भी मिलता है या हमारे किसी दूसरी क्लास से, पेड क्लास से, किसी से भी कुछ भी मिलता है, आप एक बार आकर के कॉम्प्लीमेंट्री तो दे यार, थोड़ा बहुत तो कुछ दे दिया करो, है ना। हम ढूंढ रहे हैं बच्चे, भैया पेपर वेपर बता दो कैसा आया है, जबरदस्ती बुला के ला रहे हैं तब आपके सामने भाई 2-4-6 लोगों का और भी भरा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बाकी के आज जितने भी लोग पेपर देने जाएंगे वो सारे के सारे आकर के मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जिस तरह का पेपर आपके एग्जाम में पूछा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर कोई वर्ड आप लोगों को याद है वोकैबुलरी का स्पेशली, ठीक है, तो वो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो क्रैश एक शब्द होता है जिसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। आप देखो इसका क्या मतलब होता है। वैसे क्रैश का मतलब कुछ और होता है, आप लोगों को पता ही होगा, और एक होता है क्रैश का मतलब जब आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो तो इसका मतलब होता है स्टूपिड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि हिली हुई होती है। आप उसको कोर्स बोल सकते हैं, यार ये बंदा बहुत ही भद्दा आदमी है, बिल्कुल बकवास आदमी है, इसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। एक होता है क्रूड, क्रूड का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति, मतलब जो किसी की सुनता नहीं है, ठीक है, बहुत निर्दयी टाइप का होता है। ग्रोस हो गया, इनसेंसिबल हो गया, जिसके अंदर सेंस नहीं होते हैं। रूड हो गया। बोरिस होता है गंवार। अब गंवार का मतलब वो नहीं जो गांव में रहता है गंवार का मतलब वो होता है जिसके अंदर तमीज नहीं होती है, ठीक है भाई, तो आप क्रैश बोल सकते हैं। और अगर आप क्रैश को वर्ब की तरह यूज़ करना चाहते हो तो वो एक अलग चीज़ है, उसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे ही डिस्कस करते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूजन से निकालने के लिए मेरे पास अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। अभी टाइम है तो कुछ ऐसा देने के लिए जिससे सर अभी दवाई खा लूँ और मेरे पेट का दर्द बंद हो जाए, मैं पेपर लिख के आ जाऊँ स्वास्थ्यप्रद तरीके से, मतलब बढ़िया तरीके से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो डोज दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक होता है पैट्रिशियन। पैट्रिशियन का मतलब होता है एकदम पंडित, बहुत समझदार व्यक्ति। एलिगेंट हो गया, अरिस्टोक्रेट हो गया। अरिस्टोक्रेट जानते हो, अरिस्टोक्रेसी से बड़ा कुलीन, एकदम वैसा समझदार व्यक्ति। जैसे अरिस्टोक्रेसी जानते हो, अरिस्टोक्रेसी में मतलब एक होते हैं ना रईस लोग होते हैं, समझदार लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। ऐसे सिटीफाइड है, ग्रेसियस है। ग्रेसियस एकदम लाजवाब व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं यार ये बंदा बहुत ग्रेसियस है, बहुत ही एकदम शानदार व्यक्ति है, मतलब सब तरह से, हर तरह से, ठीक है। चलिए, तो क्रैश वर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है, देखो एक तो ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन होता है। ह्यूमन वो इंसान होता है, वो आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा, और ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है काइंड भी बोल सकते हैं। शोइंग काइंडनेस, केयर एंड सिंपैथी, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रति बड़ी दयालुता दिखा रहा है, तो आप कहेंगे यार ये व्यक्ति बहुत ही कैसा है, दयालु है। जो काइंडनेस दिखा रहा है उसको बोलेंगे ये बंदा बहुत काइंड है। कैसा है, एकदम सिंपैथेटिक है। कैसा है भाई साहब, एकदम दयालु व्यक्ति है जिसके अंदर भावनाएं भरी हुई हैं। देखो जरा, बेनिफिकेंट है। बेनिफिकेंट कौन होता है, जो आप पर दया कर रहा है, परोपकार कर रहा है, उस व्यक्ति को बेनिफिकेंट बोलते हैं। बेनिफिशियरी जिसको लाभ प्राप्त होता है। बेनिफिकेंट जो व्यक्ति लाभ देता है किसी व्यक्ति को, अगर आप दान कर रहे हैं आपको बेनिफिकेंट बोला जाएगा, आप परोपकारी हो।
बेनिवोलेंट होता है, बेनिवोलेंट का मतलब भी एक अच्छा व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है, जो दूसरों पर उपकार करता है ना। एक होता है बेनिग्नेंट, क्या होता है, बेनिग्नेंट का मतलब भी सेम यही होता है, कंपेंशनेट, कंपेशन जिसके अंदर होता है कि चलो भाई मैं इसकी जो है दया करूंगा, इसकी मतलब सॉरी इसकी मदद करूंगा, इस पर दया करूंगा, ये थोड़ा असहाय है मैं इसकी हेल्प करूंगा, ठीक है। एक होते हैं मर्सीलेस, जिसके अंदर दया होती ही नहीं है, ये होते हैं निर्दयी, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं निर्दयी। एक ऐसा व्यक्ति चाहे भले ही इंसान जमीन पर पड़ा हो और वो रो रहा हो, ब्लड निकल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं यार, वो मर्सीलेस, उसके अंदर दया ही नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक होता है रूथलेस, ठीक है, इंसेंसिटिव, जिसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, कठोरता है, हार्स, हार्स का मतलब होता है कठोर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है। कैलॉज, कैलॉज और हार्स, हर एक वर्ड आपके लिए बहुत प्रिय और बहुत ही शानदार है। कभी ये मत समझना कि सिर्फ ह्यूमन को ही रट के जाना है, इसी को याद कर लो, सर ने आपको डोज दिया है। भाई डोज का मतलब है कि इसके सिनोनियम, अगर 4 सिनोनियम और 4 एंटोनिम मिल रहे हैं, अगर आपको 4 सिनोनियम और 4 एंटोनिम मिल रहे हैं तो सारे के सारे वर्ड आपको याद करने हैं, प्लस एक वर्ड जो मेन है, मतलब एक फॉर्मेट में 9 वर्ड, और अगर आपको 10 वर्ड या 15 वर्ड करा दी तो आप मल्टीप्लाई करके सारे के सारे वर्ड्स को अपने साथ लेके जाओगे, और होप्स हो कि आपको दोनों के दोनों, तीनों के तीनों वोकैबुलरी इसी एक क्लास से मिल जाए। उम्मीद हम ऐसे करते हैं, कोशिश भी यही कर रहा है, लेकिन अगर कुछ इधर उधर भी होता है तो आकर के आप मुझे बताओगे, और सब कुछ जैसा उम्मीद के हिसाब से होता है तो भी आप मुझे आकर के बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीक्वेथ का मतलब बहुत प्यारा शब्द है और जरूरी शब्द है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो इसको वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है सॉरी हाँ, बीक्वेथ जो होती है ना उसको वसीयत बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, देखो अगर किसी के नाम करना, आप यहां पर लिख लेना वसीयत नाम करना, ठीक है, किसी चीज़ को उतारना, जैसे मान लो मेरे अकाउंट में 500 रुपये हैं और मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़ करके और ये मेरे 500 रुपये आप इसको दे जाना, तो मैंने क्या किया, अपनी चीज़ की जो भी मेरे नाम चीज़ है वो मैंने किसी दूसरे के नाम पे उतार दी, तो मैंने उसको बिक्वेथ कर दिया। क्या कर दिया, बिक्वेथ कर दिया। हालांकि ये आपका वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर इसको नाउन की तरह लिख दिया है। वसीयत किसी के नाम करना ये होता है बिक्वेथ, बहुत प्यारा शब्द है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, उम्मीद भी इससे बहुत सारी लगा सकते हैं। टू लीव समथिंग टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए कुछ छोड़ जाना, जैसे आपकी दादी चली गई और आपके लिए एक प्रॉपर्टी छोड़ गई, एक प्लॉट छोड़ गई है 200 गज का, जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए, दिल्ली एकदम साउथ दिल्ली में, ठीक है, तो आपके तो भाई मौज आ गई, समझ रहे हो। तो वही वाली बात है, आपको पहले नहीं पता था कि इनके पास एक प्लॉट भी है, बाद में पता चला, तो लीव हो गया है ना, विल छोड़ दो, ये हटा दो। हैंड डाउन का मतलब पास डाउन बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं, ग्रांट बोल सकते हैं। इसमें से सिर्फ आपको डिवाइस और लीव वर्ड आपको याद करना है, करना हो तो, वरना इसके सिनोनिम किसी मतलब के हैं नहीं है, ये आपके ज़्यादा काम के नहीं है। अगर आप एंटोनिम पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको इकलौता वर्ड पढ़ना है, ठीक है। देखो भाई जो सच्चाई है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपके मतलब की चीज़ें सिर्फ मैं वही बताऊंगा। आपको इस पूरे फॉर्मेट में से सिर्फ विक्वेथ वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई चीज़ इसमें काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं फुल स्पीड में। एक और शब्द है मेरे प्यारे साथियों, डिप्लोर। डिप्लोर एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है, विलाप करना। टू से और थिंक दैट समथिंग इज वेरी बैड, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर व्यक्ति ऐसे कहता है मेरे साथ ही क्यों होता है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो गया तो उस टाइम पर वो रोता रहता है। आज पेपर देने गया, पूरे 1 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन गधों की तरह, घोड़ों की तरह नहीं, गधों की तरह। कहने का मतलब सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो उसका खुद का मन नहीं लग रहा है, 50 तरह की टेंशन दिमाग में चल रही है, और कॉन्फिडेंस ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं ये कितने सालों से पढ़ाई कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है। अब पेपर देने गया, फेल हो गया, गड़बड़ हो गया, अब वो रो रहा है आके, तो ऐसे में वो भी खुद को दोष दे रहा है, देगा ही और किसको देगा। अब उसके बाद वो रो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, डिप्लोर कर रहा है, ही इज डिप्लोरिंग, मतलब कहने का ये विलाप कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोचना या उसके बारे में बोलना। एक होता है बीमोन करना, बीमोन का मतलब उल्टा सीधा, मतलब एक तरीके से रोना, एक जगह बैठ करके रोना, अपने दुखड़े रोना कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, इसको बीमोन बोलते हैं। बीवेल बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, जिसके ऊपर सर्कल बनाना समझ लो इंपॉर्टेंट है ना। लिमेंट है, एक ग्रीव है, ग्रीव मतलब दुख प्रकट करना किसी भी चीज के प्रति, अरे यार अफसोस है मुझे तेरा पेपर खराब हो गया, मैंने उसके लिए जो है ग्रीव प्रकट किया, तो आप उसको ग्रीव बोलोगे, ठीक है। मौर्न तो आप कॉमन सा वर्ड है, जानते हो, मौर्न मतलब शोक, शोक। रिग्रेट मतलब पछतावा, शोक या पछतावा, इसमें एक ऐसा शब्द नहीं है जो आपके लिए जरूरी ना हो।
हर एक शब्द आपके लिए जरूरी होगा, हर एक वर्ड आपके लिए, ओवरऑल सारे के सारे वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करोगे, ठीक है। इससे पहले एक भी इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने सारे काट दिए, इस बार सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने सबके आगे टिक किया। अब आपको मेरी बात माननी है नहीं माननी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं, मानो या ना मानो ये आपके ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे इसके ऑपोजिट, जैसे डिलाइट वर्ड है, खुश होना है, एकदम चिल। अबे यार पेपर सही हुआ गलत यार क्या फर्क पड़ता है यार, अगली बार ट्राई करेंगे, अगर हो गया इस बार तो अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार के लिए तैयारी करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ग्लोरी हो गया, रिजॉइस हो गया, बस तैयार। देखो हमेशा आप लोग कहते हो सर हमने तैयारी तो बहुत करी, हुआ नहीं, कहीं ना कहीं दूसरों में गड़बड़ है, नहीं, वो एक टेक्निकल फॉल्ट होता है कि अगर घपला होता है, स्कैम होता है, वो एक अलग बात होती है, वरना अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा, आगे का पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद की तैयारी में कमी माना करो, ये सच है, कड़वा है लेकिन सच है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर आप पास नहीं हो पा रहे हो किसी भी एग्जाम में, तो इसमें आपकी कमी है, ढूंढोगे कमी कहाँ पर है, सच में कमी तो हुई होगी तभी आप लोग फेल हुए हो, है ना। मैं आपको बता नहीं रहा, ये इस तरह की बातें करना भी थोड़ा सही नहीं है इस टाइम पर, अभी फिलहाल मैं आपको बस तैयार कर रहा हूँ, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। रिजॉइस का मतलब एकदम खुश रहना, एकदम चिल्ड, एकदम हैप्पी, चीयर्ड, ठीक है। लाफ मतलब हंसना, हैप्पी हैप्पी, जब किसी का पेपर अच्छा हो जाता है तो जब भी वो सेंटर से बाहर आएगा तो एकदम खुश आएगा, एकदम चीयर्ड आएगा, एकदम चीयरफुल बन के आएगा। चलो, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी, एम्पैथी, आप लोगों को इनके बीच का डिफरेंस बाद में कभी बताऊंगा, अभी फिलहाल THY लिखा हुआ है, नाउन की तरह यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है सहानुभूति। सर सहानुभूति क्या होता है, जैसे सिंपैथी होता है ऐसे एम्पैथी होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, जिसको हम लोग कभी आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर आप इसका इंग्लिश मीनिंग समझोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब सामने आपके कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और आप उसको समझ करके आप उसको समझा रहे हो। जैसे मान लो किसी की डेथ होगी, वहां पर कोई व्यक्ति रो रहा है, तो आप उसको जाकर के आप उससे कुछ कहोगे नहीं, ऐसे गले लगा लोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे ये कितने दुख में है, भले ही वो चुप हो या रो या हंसे, उससे कोई मतलब नहीं है, आप समझ जाओगे। दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कुछ भी गलत हो गया, आप उसके प्रति जाकर के उसको सहानुभूति दिखा रहे हैं कि यार चल कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम हैं नहीं है अंदर से, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसको दिखा रहे हैं, तो उसको सिंपैथी बोलते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझ लो, आगे मैं और ज़्यादा डीप सिखाऊंगा किसी दिन। सिंपैथी हो गया, है ना, फॉरबियरेंस हो गया, जैसे अगर कुछ भी गलत हो गया तो उसको झेलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फॉरबियरेंस, मतलब जो भी हो रहा है उसको पेशेंस के साथ झेलते रहो। एक होता है लीनियंस। लीनियंस का मतलब ये होता है कि चल भाई जो कुछ हुआ बेकार हुआ, आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह की बातें करना लीनियंस होता है। लेनिटी हो गया, मर्सी, दया दिखाना। ग्रेस मतलब किसी पर दया दिखाना। हर एक वर्ड आपके लिए प्यारा है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा, ठीक है। एक होता है मर्सीलेसनेस, जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई दया नहीं है, वहीं पर आकर के कोई अपना हफ्ता मांगने आ गया, किसी कोई मरे जिए उससे मतलब नहीं, मुझे मेरा पैसा दो, ऐसे लोगों को मर्सीलेसनेस कहा जाता है। रिक्वाइटल हो गया, रेट्रीब्यूशन हो गया, रिवेंज हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है, बदला लेने आ गया। एट्रोसिटी हो गया, उद्दंडता, ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को क्या बोल देते, उद्दंडता बोलेंगे आप, मतलब उनके भीड़ भाड़ में भी हुड़दंग, है ना, और वो मतलब हो हल्ला वाली चीज़। तो इसमें मर्सीलेसनेस कॉमन वर्ड है ना। एक है रिक्वाइटल है, रेट्रीब्यूशन है, रिवेंज है, एट्रोसिटी है। एट्रोसिटी बहुत प्यारा शब्द है, इसका मतलब वायलेंस होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आज भी आ सकता है, अगले 1-2 दिन में भी आ सकता है, एट्रोसिटी वर्ड याद रखना। आगे बढ़ते हैं, फुल स्पीड में। नेक्स्ट है स्पाइटफुल। स्पाइटफुल बहुत प्यारा शब्द है, इसका मतलब होता है नाराज करना, नहीं सिर्फ नाराज बोल सकते हैं। मैंने कहा ये व्यक्ति आज मेरे से स्पाइटफुल है, अब एडजेक्टिव है, तभी तो एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में फुल लगा हुआ है, तो वांटिंग टू अनॉय, वांटिंग टू अनॉय आप बोल सकते हैं। इस नाराज करने की जगह सिर्फ नाराज लिख लो। कहने का मतलब इसके सिनोनिम्स आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्रूल है, कैसा, एकदम स्पाइटफुल है, एकदम आपसे चिड़ा हुआ है, आपके जैसा नहीं सोच रहा है, वो आपके पक्ष में नहीं बोल रहा है, वो आपसे खुश नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं वांटिंग टू अनॉय, मतलब वो चाहता है कि आपके साथ कुछ गलत हो, आपको चिढ़ा रहा है, तो कहने का मतलब वो मेलेवोलेंट है, मतलब एक तरीके से वो बेकार आदमी है, ठीक है। कैसा है, एकदम बेकार आदमी है। एक बेनिवोलेंट होता है, एक मेलेवोलेंट होता है, ये उसका ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। एक बेकार व्यक्ति जो आपके बारे में कुछ गलत सोता है उसको कैटी बोलते हैं, क्रूल बोलते हैं, मेलेवोलेंट बोलते हैं, अच्छे वर्ड हैं ये। डिस्पाइटफुल, ठीक है, स्पाइटफुल और डिस्पाइटफुल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, मलाइन भी हो जाएगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं नाराज, या आपसे चिड़ा हुआ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ,
अब इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, देखो जैसे बेनिवोलेंट अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये दयालु होता है, बढ़िया आदमी है, जो आपके साथ मतलब बन के रहता है, अकॉर्ड करके रहता है, हर चीज़ में आपका साथ निभाता है, आपसे डिफरेंट नहीं जाता, आपसे चिढ़ता नहीं है, आपसे जलता नहीं है ना, उसको हम लोग बोलेंगे बेनिवोलेंट। परोपकारी है, आप कितनी भी तरक्की करो आपके साथ रहेगा। बिनाइन है, बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। कैसा है? विनाइन है, विनम्र है, एकदम भोला वाला है ना। बोलते हैं बच्चा हमारा गाय है, तो गाय वाले लोगों को बिनाइन बोला जाता है स्पेशली। लविंग मतलब प्यारा, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड ये कैटी और मलाइन, ठीक है, मलाइन हो गया, बिनाइन हो गया, ये दोनों ऑपोजिट हैं। थोड़ा सा फिल्ट्रेशन बीच में जरूर रखना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ और आप कुछ का कुछ पढ़ते जा रहे हो और वहाँ पर कुछ का कुछ लगा ले, वहाँ पर मलाइन लिखा है बिनाइन लिख के आ गए। थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अनमैलिशियस होता है, मैलिशियस का मतलब होता है बहुत ही वाहियात व्यक्ति, बहुत खतरनाक व्यक्ति। मैलिशियस मतलब उद्दंडता से भरा हुआ व्यक्ति। बिनाइनेंट क्या होता है? बिनाइन से बन गया बिनाइनेंट, यहाँ पर देख रहे हो बिनाइन से बन गया बिनाइनेंट, तो इसको आप याद नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लो तो और अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। अब इनको फुर्सत में याद करने के लिए जिनका पेपर नहीं है या आने वाले कुछ टाइम में है, वो बढ़िया तरीके से फुर्सत में भी याद कर सकते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करके, जैसे मैंने तरीका बताया था वो क्या याद करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फुल स्पीड में। रिपग्नेंट मैंने आपको बताया था, बताओ याद कराया था नहीं कराया था? जो कल के एग्जाम में पेपर में जो कल के में पूछे गए हैं ना वोकैबुलरी, वो तो मैंने दसियों बार बताए हैं, और इन्हीं 2 महीने के अंदर, पिछले 2 महीने के अंदर यूट्यूब की क्लासेस में, फ्री क्लासेस में कितनी बार, दसियों बार वही वर्ड रिपीट कर करके पढ़ाएं, और वही मैं चीज़ फिर से कराऊंगा, क्योंकि आप लोग तो मेहनत करना जानते नहीं हो, आप लोग तो चाहते नहीं हो कि आप मेहनत करें थोड़ी बहुत भी। तो यहाँ पर रिपग्नेंट का मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट, मतलब कि आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करोगे। यहाँ पर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच गलत हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। इसका मतलब होता है एकदम अनफेवरेबल। एबोरेंट मतलब एक तरीके से नफरत से भरा हुआ, ठीक है, एबोरेंट का मतलब नफरत से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ। अबॉमिनेबल मतलब घृणित बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? घृणित, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको नफरत हो जाए, घृणित है। अपीलिंग है, ऑफुल है, एकदम बेकार है। डिस्गस्टिंग है, वाहियात है, वेरी अनप्लीजेंट, ऐसी चीज जिसको आप चाहते ही नहीं है, प्रतिकूल, अनफेवरेबल। आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मैं इस तरह की चीजों को नहीं चाहता, मुझे चाहिए ही नहीं। आई डोंट वांट, ऐसे करके बोलते हो तो उस चीज को आप बोलोगे यार ये चीज कैसी है? रिपग्नेंट है। कैसी है? ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं, बिकॉज दिस इज रिपग्नेंट, ये व्यक्ति जो है रिपग्नेंट है, ठीक है। एबोरेंट है, कैसा है? अबोमिनेबल है, कैसा है? एकदम अबोमिनेबल है। बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके कुछ अपोजिट मीनिंग्स हैं, जैसे कि इनोसुअस, बिल्कुल एकदम कैसा? इनोसुअस है यार, विनम्र व्यक्ति है, मतलब आप बोल सकते इनोसेंट है ना, इनोसेंट है। इनऑफेंसिव है, एक व्यक्ति होता है ऑफेंसिव, मतलब ऑफेंसिव, खतरनाक, विध्वंसक, ऑफेंसिव है ना, अग्रेसिव है। लेकिन इनऑफेंसिव मतलब इससे कोई खतरा हमें नहीं है। एग्रीएबल, हर बात से एग्री हो जाता है, चलो ठीक है तुम ये खाओगे, हाँ ठीक है कोई खा लूंगा। तो किसी भी चीज़ में कोई नखरे नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई अनफेवरेबल जो है अनफेवर नहीं करता है, वो अग्री हो जाता है, फेवर करता है हर चीज़ का। एक होता है एल्यूरिंग, मतलब बहुत ही लुभावना, अट्रैक्टिव। एल्यूरिंग का मतलब सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों के चारों वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से एबोरेंट हो गया, एबोमिनेबल हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफुल हो गया, डिस्गस्टिंग कॉमन वर्ड है। 3 वर्ड ऊपर वाले में, 3-4 वर्ड नीचे वाले में, और मेन वर्ड, ये 5 से 7-8 वर्ड हो गए। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट मार दो इनके, है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो। हर एक वर्ड आपके लिए ज़रूरी है मेरे भाई, हर एक वर्ड। देखो क्या सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल रही है, क्यों चल रही है पता है? क्योंकि कल पेपर हुआ है, आज भी पेपर है, और आने वाले 2-4-6 दिन में 10 तारीख तक पेपर ही पेपर हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बूस्टर डोज दे रहा हूं जिससे आपका फायदा होगा। क्वाइंसेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, बहुत प्यारा शब्द है जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो एकदम शांत रहती है, टेम्पररीली क्वाइट एंड नॉट एक्टिव। कहने का मतलब आपका एक दोस्त है और आप कहीं पार्टी में गए हो या आप पेपर देने जा रहे हो, 4 लोग मिलकर के, एक आपके बगल में बैठा बिल्कुल शांत। मैंने कहा भाई क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, वो किसी वजह से शांत बैठा हुआ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाइंसेंट। क्या होता है? इनएक्टिव, एक तरीके से वो काम नहीं कर रहा है, मतलब सुस्त सा पड़ा हुआ, लेथर्जिक, आलसी, ठीक है, आलस से भरा हुआ, आलसी बोल सकते हैं। लेथर्जिक, लेथर्जी जानते हो? लेथर्जी मतलब आलस होता है, लेथर्जिक मतलब होता है आलसी। स्लीपी मतलब यार एक सोता सा रहता है पूरे दिन, यार इसको किसी भी अच्छे मौके पे भी इसको थोड़ी सी भी एक्टिविटी नहीं आती, चुपचाप सोता रहता है।
इनर्ट है, स्लगिश है, कैसा है, एकदम टॉर्पिड है। हर एक प्यारा शब्द है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जिसके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया समझ लो वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका भी स्क्रीनशॉट मार दो। ये सारे के सारे सिनोनिम एक दूसरे के इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक दूसरे के सिनोनिम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो। एक तो टॉर्पिड हो गया, स्लगिश हो गया, इनर्ट हो गया, और लेथर्जिक है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव तो कॉमन वर्ड है। क्वाइसेंट जो वर्ड है ना, ये क्वाइसेंट ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कई बार पूछा गया, आप इसको सर्च कर लेना आकर के वापस पेपर देके, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर इसके कुछ ऑपोजिट है, जैसे एक्टिव है, कॉमन वर्ड है। एंगेज्ड है मतलब व्यस्त हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति व्यस्त होगा तो ऑब्वियसली भाई काम में लगा हुआ है, एक्टिवली। उसके बाद है इंडस्ट्रियस, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है मेहनती। एक ऐसा व्यक्ति जो हद से ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, उसको इंडस्ट्रियस बोलते हैं। एक होता है शेड्यूलस मतलब कि एक तरीके से काम में लगा रहता है, हर दम काम करता है, अपने काम में व्यस्त रहता है। वर्किंग भी बोल सकते हैं, ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा काम करता है, वर्किंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके ऑपोजिट मीनिंग्स भी समझ सकते हैं। एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बी मतलब होता है दो, ठीक है। वेलेंट का मतलब दो तरह का व्यक्ति है। किस तरह की क्वालिटी होती है मैं बताता हूँ, देखो। उभय जानते हो, मैंने कहा एम्बीफियंस एक मूवी आई थी ना, एम्बीफियंस ऑफ इंडिया। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे, उभयचर जिनको बोलते हैं, ऐसे जीव जंतु जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, उनको बोलते हैं। ऐसे ही एम्बी का मतलब एक रूट वर्ड होता है, ये आगे चल के मैं और ज़्यादा रूट वर्ड वोकैबुलरी करा दूंगा फिल्टर करके बढ़िया तरीके से। अभी फिलहाल आप लोग इसको अलग से पढ़ लो। उभयभावी, एम्बीवोलेंट, वेलेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन एक ऐसा होगा जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। एक होता है सबके सामने रख देता है, और एक दोनों तरह का होता है, जरूरत पड़ने पर रखता है, जरूरत पड़ने पर छिपा लेता है। तो एक तो होता है इंट्रोवेलेंट, मतलब है ना, एक होता है एक्सट्रोवेलेंट, एक होता है एम्बीवेलेंट, मतलब अनसर्टेन। कहने का मतलब उभयभावी है, ये फिक्स नहीं है कि ये ऐसा है या ऐसा है, ये बीच का है, दोनों तरफ का है, ठीक है। दो तरह की भावना रखता है ये व्यक्ति। कैसा है, आप बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्टेड, मतलब ये कभी आपके साथ बोल सकता है, ये कभी मेरे साथ भी बोल सकता है, दो तरह की भावना रखता है, ठीक है। इक्विवोकल मतलब ये कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पक्ष में नहीं होता। अगर आपका तीसरा दोस्त है, तुम दोनों में लड़ाई हो रही, तीसरा दोस्त है, वो हर तरीके से एक तरीके मतलब एक व्यक्ति के साथ नहीं बोलेगा, है ना, वो दोनों की तरफ बीच बीच का रहेगा। डाउटफुल सा है, वो किसकी तरफ है पता नहीं चलने देगा, ठीक है। अनसर्टेन है, ठीक है। और वैसिलेटिंग है, वैसिलेटिंग तो जानते हो। हालांकि देखा जाए तो सारे के सारे वर्ड कॉमन है, लेकिन ये कई बार ये आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक वर्ड आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी नजर सर पे मारनी है, सब पे मारनी है, सर पे नहीं मारनी, सब पे मारनी है। सर्टेन होता है फिक्स, कि यार ये व्यक्ति तो फिक्स है, ये मेरे साथ ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया अलट पलट हो जाए, ये किसी का कितना भी दोस्त हो, लेकिन ये रहेगा मेरे साथ। तो ऐसे लोगों को सर्टेन बोलते हैं। रेसोल्यूट होता है जिद्दी, एक तरीके से एक जगह पे अडिग होता है। श्योर हो गया, डिसाइडेड हो गया। और अनएम्बिवेलेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो एम्बिवेलेंट नहीं है, मतलब दो तरफा नहीं रहता है, एक तरफा रहता है, एक तरफा रहता है, समझ रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं अनएम्बिवेलेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रोनियस क्या होता है, इसको भी लिख लोगे आप लोग। एडजेक्टिव की तरह, जब OUS लगा है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर लिखा हुआ है नॉट एसेंशियल, मतलब अप्रासंगिक। ये क्या होता है सर, प्रासंगिक। इंग्लिश मीनिंग से समझते हैं, इसके सिनोनिम से पढ़ते हैं। एक्सटर्नल मतलब कहने का, आप एसेंशियल नहीं बोल सकते इसको, कि यार ये एसेंशियल मतलब नहीं है कि ये व्यक्ति इतना होशियार हुआ है, या जिसकी टॉप रैंक आई है, रैंक 1 आई है, जिसके साथ लोग डांस कर रहे हैं, कि इसकी टॉप रैंक हमने दिलाई है। उनसे पूछो कभी कि इनसे ये पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े हैं, तो जो लोग टॉप रैंक दिला रहे हैं ना, सिर्फ पार्टी कर रहे हैं वो लोग, टॉप रैंक दिलाने वाला कोई और ही होएगा। तो जिन लोगों ने टॉप रैंक ली है, उनके पीछे की बातें किसी ने नहीं जानी है। असल में बोलते हैं कि इनका जो सक्सेस है वो इसेंशियल नहीं है, इनको मतलब प्रारंभिक दौर पर ही जो है सफलता नहीं मिली है, इन्होंने बैकएंड में बहुत सारी मेहनत करी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो मतलब तुरंत नहीं हुई है, मतलब एसेंशियल नहीं है, प्रारंभिक नहीं है, शुरुआती नहीं है, ये क्या है, एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी है, ठीक है, मतलब अंदर की बातें नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक है। एक्सीडेंटल है, ये कोई शेड्यूल्ड नहीं है, प्लान्ड नहीं है, एक्सीडेंटल है, ठीक है। अलाइन है, इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट मतलब उचित नहीं है, ये अनुचित है। इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट का मतलब ही इनसिग्निफिकेंट होता है, तुच्छ बोल सकते हैं, ठीक।
बेहुदा बोल सकते हैं। तो एक्स्ट्रानियस का मतलब थोड़े से अलग सेंस में यहाँ पर इसका मीनिंग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। नॉट एसेंशियल बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि चलो यार ये चीज़ मतलब शेड्यूल्ड नहीं है, या फिर इलॉजिकल बोल लो, ऐसे समझ में आ जाएगा। इलॉजिकल है, कोई भी चीज़ इलॉजिकल है, एसेंशियल नहीं है, और ये मतलब उचित नहीं है, अनुचित भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनुचित भी बोल सकते हैं। हो सकता है मेरी भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो, मैं बताना कुछ और चाह रहा हूँ और आप लोग कुछ और समझ रहे हो, ये भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रान्यूअस का मतलब होता है, एक्स्ट्रान्यूअस मतलब होता है नॉट एसेंशियल, यानी कि एक्सटर्नल, एक्सीडेंटल, एलियन और इररिलेवेंट, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके अपोजिट मीनिंग्स हैं इनहेरेंट, इनहेरेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनेट हो जाएगा, इंट्रिंसिक हो जाएगा, है ना, कॉग्निटियल, कॉन्गेनिटल होता है। एसेंशियल देखो ऊपर लिखा ही है, एसेंशियल नॉट एसेंशियल। आप बोल सकते हैं प्रासंगिक, प्रासंगिक भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं उचित भी लिख सकते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट भी लिख सकते हो, यहाँ पर एप्रोप्रिएट भी लिख सकते हो, एप्रोप्रिएट। सुपर फास्ट बना दिया है ना आपकी क्लास को, इसी चक्कर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने का टाइम अभी नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेन वर्ड्स आप लोगों तक पहुँच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक पहुंच जाए क्लास शुरू होने से पहले, सॉरी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। 6 बजे क्लास मिल रही है आपको, 7 बजे तक इसको ख़त्म कर देना एनी हाउ। फिर उसके बाद आप अपने पेपर की तैयारी करोगे 7 से 8, 9, 10 के बीच में, तो फिर अपना पेपर दे के आना, और पेपर दे करके आओगे तब मुझे आप लोग बताओगे कि आपके एग्जाम में किस तरह की क्वेश्चंस पूछे गए, इस नंबर पर या इस नंबर पर, किसी पर भी, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग कोशिश करना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करने की, अभी पेपर दे के आओगे। बाकी किसी को भी इंग्लिश का आकर के बाद में परचेस करना हो या अभी फिलहाल किसी को परचेस करना हो तो कंप्लीट बैच मात्र आपको 600 रुपये में मिल जाएगा, इसको मत भूलना, ठीक है। क्योंकि तैयारी जीत की अगर आपको करनी है सच में, और तब तक करनी है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जब तक आप खुद से नहीं हो जाते कि नहीं अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तब तक हम उसी फीस में पढ़ाते रहेंगे आपको, ठीक है। 600 रुपये में पूरी इंग्लिश कंप्लीट मैथ्स भी 600 रुपये में, ठीक है। कॉम्बो लेते हो तो 1100 रुपये में मैथ्स और इंग्लिश। बाकी पवन सर का बैच भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी पवन सर का मैथ्स आप लोग पढ़ सकते हैं, 399 रुपये का बैच है, ठीक है। वो ज़रूर ज्वाइन करने के बाद वीडियो देख लें, डेमो वेमो आराम से। तो ये है आप लोगों का पूरा पैटर्न। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और गुड लक सभी को। कल की चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं। वोकैबुलरी की डोज आपको मिल गई, शाम को 7 बजे आपको पूरा 24 और 25 मई का निचोड़ आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। शाम को 7 बजे सभी लोग आएंगे, और जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें आकर के, वापस अपनी चीज़ों को बताएं, जिससे मैं 2-4 स्टूडेंट की हेल्प और भी कर पाऊँ, ठीक है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओपन स्टडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बता दें, ठीक है, जिससे उनको सही गाइडेंस, सही कंटेंट मिलता रहे, ठीक है, उनको कहीं दूसरी जगह भटकना ना पड़े। मेहनती लोगों के साथ जुड़ोगे तो आप लोगों की सक्सेस थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो गुमराहबाजी बहुत जगह चल रही है। बाकी सभी को गुड लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।